जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी कभी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जब भी कभी कभी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक में ही मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। जब भी कभी कोई हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले उस चैप्टर को पढ़ेंगे वो दुनिया में क्यों आया, उसको दुनिया में लाने के पीछे क्या कारण था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। गॉट द पॉइंट? ओके। सो मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी और उस स्टोरी से पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। रेडी स्टडी एंड। जब मैं स्टोरी सुनाती हूँ तो आपका काम क्या रहता है, आपको क्या करना है, वाह 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 वाह। गॉट द पॉइंट? चलिए रेडी हो? यस मैम रेडी है। तो अभी मैंने इससे पहले भी आपको जब एक सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में पढ़ाया था तो क्या सुनाई थी, एक स्टोरी सुनाई थी। आई थिंक आपके दिमाग में एकदम फिट होगी होगी डीडीएलजे की तरह। ओके, इधर भी जब हम पढ़ेंगे तो हम एक स्टोरी सुनेंगे और उस स्टोरी से हमें सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बच्चों हुआ क्या कि मैं बिजनेस करती हूँ और मेरे से ये रिमोट बनते हैं, हमारे यहाँ पे एसी बनते हैं एक्चुअली, है ना, हमारी कंपनी है उसमें एसी बनते हैं। कोई बात सच मत समझना, अपने बारे में अगर मैं कोई एग्जाम्पल तो कुछ सच मत समझना। बच्चा एसी देख रहा है, मैम ये ओरिजिनल का एसी आप ही के यहाँ बना है? हाँ हाँ हमारे यहाँ बना है। ओके ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ पे एसी बनते हैं, एसी की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओके, हुआ क्या कि एक बंदा उत्तराखंड से आया और उसने एसी के रिमोट खरीदे 20। कितने खरीदे? हमने 20 दे दिए। काफी बार से ट्रांजेक्शन्स चल रहे थे, लगभग 30,000 के रिमोट वो लेके गया। अब 30,000 के रिमोट लेके गए, पैसे नहीं दिया 1 रुपया भी। बस वही ट्रस्ट चला, बिजनेस में थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ता है। अब बिजनेस में जब ट्रस्ट करना पड़ता है, बंदा उत्तराखंड से आया, रिमोट लेके चला गया। अब हमने कहा भैया पैसे, 1 महीने बाद का टाइम दिया था, हमने फोन करा, घंटी बजाते हैं, हेलो हेलो, उत्तराखंड से बोल रहे ना वो पर्टिकुलर पर्सन जो आप रिमोट लेके गए थे 30 रिमोट। कौन सा रिमोट? अरे रिमोट लेके गए थे। कौन सा रिमोट लेके गए थे? ओ जनरल की रिमोट लेके गए थे ना, वो उस दिन आए थे, आप हमारे साथ पहले भी ट्रांजेक्शन करते रहते हो। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। मेरे को झटका लगेगा नहीं लगेगा? क्यों क्यों लगेगा झटका? 30,000 रुपये लेके फुर्र हो गया है, इधर यूके चला गया, यूके। ओके यूके चला गया, चलो गाड़ी उठाओ यूके चलते हैं। मेरा हो गया दिमाग खराब, कुछ हो या ना हो, मैंने फिर दोबारा फोन हुआ, भैया देखो सुनो, देखो झटका लग गया है। भैया आप 30,000 के रिमोट लेके गए थे, भैया देखो ऐसा मत करो, लॉकडाउन की स्थिति है, पैसे की बहुत तंगी है, हाई पड़ जाएगी, हाई आपको पैसे दे दो हमारे वापस, बड़ी मेहनत की कमाई है। बोलते हैं 30,000 में से मैं 10 दे सकता हूँ। ओए होए कितना चीटर है। 10,000 दोगे? हाँ हाँ 10,000 दे देना और 20 भी दे देना। पहले तुम 10,000 दो, 10,000 मेरे अकाउंट में पेटीएम करो, 10,000 रुपये आ गए, मैं खुश हो जाऊंगी? बताइए क्या खुश हो जाऊंगी मैं? कौन रिप्लाई, क्या मैं खुश हो जाऊंगी? 20,000 रुपये और निकलवाने इस बंदे से, दिमाग हो गया खराब। फिर फोन घुमाया, उत्तराखंड यूके, हेलो यूके से बोल रहे हैं? अरे यूके नहीं लंदन से बोल रहे हैं, नहीं देहरादून से बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, वो भैया 20,000 रुपये रह गए, 10 तो आपने पेटीएम कर दिया था, 20,000 करोगे नहीं करोगे? मैं नहीं करूंगा 1 रुपया भी। तुमसे जो हो, जो चाहो, जितना दम लगा सको उतना लगा लो। मैंने कहा अच्छा जेल करा देंगे, जेल। फोन रख दिया, अब नहीं छोड़ना इसे, दिमाग खराब हो गया, इसने बहुत सुना दिया। हमसे सामान लेके गया, ये और नो, सामान लेके गया इधर बंदा, हमने ट्रस्ट पे सामान दे दिया, उधर पैसा देने को तैयार नहीं है। क्या किया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? कौन बताइए जल्दी से, आवाज नहीं आई। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? अब बोल रहे मार दिया, तो बिजनेस कैसे करें? तुम मुझे जेल कराओगे? मारने से तो काम नहीं चलेगा, ऐसे कितने लोगों को हम मारेंगे? पैसे निकलवाना है, अब हम इनको जेल कराएंगे, जेल। ओके, अब मैंने कहा, मैंने बुलाया अपने वकील को, हाँ वकील साहब उत्तराखंड में एक बंदा है, उसके खिलाफ केस फाइल करो। उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, केस फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया। अब केस चलेगा, यस और नो? मेरे कितने 1,000 रुपए का नुकसान हुआ था? 20,000 का। 2,000 फीस कोर्ट ने ली, एडवोकेट ने ली, और केस स्टार्ट हो गया। इनके घर नोटिस पहुंच गया, नोटिस पहुंचा तो इन्हें नोटिस में रिप्लाई देना है और इनको प्रेजेंट होना है इधर कड़कड़डुमा कोर्ट में। ओके, मेरे को भी जाना पड़ेगा। ओ मेरी कंपनी होगी क्लास थी, कंपनी होगी क्लास थी, हाँ वो एसी के साथ लॉ का भी बिजनेस है ना, मतलब कोचिंग का भी है। ओके बच्चों अभी मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कहा सर? कड़कड़डुमा कोर्ट। ओके बच्चे बैठे यहाँ पे, मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है, ये सुनो। बच्चे कह रहे हैं मैम कोर्ट से जल्दी आना। मैंने कहा ठीक है, तारीख के बाद आएंगे। ओके, अब बच्चे इधर बैठे हैं, उधर केस चल रहा है, उधर ये भी आ गए हैं यूके से उड़ते हुए। मजा आया? पैसे देते अच्छा रहता ना। फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, इनकी शक्ल देखते फ्रस्ट्रेशन हो जाती है।
उधर खड़े हैं कोर्ट में, चल रही है क्या, चल रही है क्या, बताएं जल्दी से, चल रही है क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या, अच्छा तो अब हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, अगली तारीख में, ठीक है ना, इट मीन्स अगली तारीख आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे करके 5 साल केस चला, कितने साल केस चला, और 5 साल में भाइयों और बहनों, मित्रों और सखियों, अगर मुझे 20,000 रुपए मिल भी जाते हैं, अगर मुझे 20,000 रुपए मिल भी जाते हैं, तो मेरा टाइम, फ्रस्ट्रेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी चली गई, यस और नो। सो बिजनेसमैन के केस में डिस्प्यूट होने के चांसेस तो हैं, लड़ाई होने के चांसेस तो हैं, दंगे फसाद होने के तो चांसेस हैं, उसे तो आप रोक नहीं सकते, कोर्ट में भी केस को लेके कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन एन एमिकेबल मैनर। भैया देखो बात ऐसी है, सुनिए ध्यान से, बड़े आराम से, ना डिस्काउंट में मान ही नहीं रहा बंदा, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल एकदम चीटर हो गया है, मानने को तैयार नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, बिजनेस करना पड़ेगा, यस और नो, बिजनेस तो होगा, बिजनेस तो करना पड़ेगा, बिजनेस में चीटिंग भी होगी है, बिजनेस में लड़ाई भी होगी, क्योंकि भगवान तो हम है नहीं, भगवान श्री राम के साथ भी लड़ाई युद्ध करना पड़ा था उन्हें, तो वो तो भगवान थे, कौन थे, भगवान श्री राम थे, उन्हें भी युद्ध करना पड़ा था, लड़ाई करनी पड़ी थी उन्हें रावण के साथ। इट मीन्स हम तो इंसान है, हम बिजनेस करेंगे तो कोई ना कोई चीटर होगा जरूर, उस चीटर को पकड़ना पड़ेगा, उस चीटर को अकल सिखानी पड़ेगी, तो केस करना पड़ेगा, यस और नो, कम ऑन रिप्लाई, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, बिजनेस में ऐसा कौन सा ऑप्शन निकाला जाए जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ओके, देयर इज अ अल्टरनेटिव मेथड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन एन एमिकेबल मैनर। अब मैं बताती हूं आपको, दिल्ली के अंदर भी बहुत होता है, अदर जगह भी बहुत होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। मान के चलिए, आपने पहले टाइम में सुना होगा पंचायत होती थी, पंचायत, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायत, सीनियर 5 पर्सन्स आर देयर, बिठा लेते थे, इंडिपेंडेंट बेसिस पे वो डिसीजन सुनाते थे, और वो डिसीजन मान्य होता था। आपने एक पिक्चर अगर देखी हो अमिताभ बच्चन की, वो खुद कोर्ट है, वो कोर्ट नहीं जानते, आप उनको क्या कानून सिखाओगे, वो अपने आप में कोर्ट है। क्या सुना है आपने डायलॉग, कभी डायलॉग ही सुनाओ तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। पंचायत का बेस्ट तरीका जो था, बेस्ट फायदा क्या था, पंचायत करने का फायदा क्या होता था, बताइए जल्दी से। कोर्ट, सूर्यवंशम पिक्चर का नाम देखो कितनी जल्दी आया, बताना जरा, इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, हाँ बताना जरा, इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, नाम क्या था चैप्टर का, ओह मैं भूल गए, पिक्चर का नाम याद है बंदे को, मैंने डायलॉग बोला उधर पिक्चर का नाम आ गया, सूर्यवंशम। ओके सही बात बोला आपने, थैंक यू। इट मीन्स, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इट मीन्स हमें कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जहां पे प्रोसीडिंग भी कोर्ट की तरह हो, कोर्ट की तरह केस भी चले, और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, और हमारी मनी भी वेस्ट ना हो, और हमें फ्रस्ट्रेशन भी ना हो। द ऑल्टरनेटिव मेथड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इज इन आर्बिट्रेशन। क्या बोला मैंने, what is the concept of arbitration actually, what do you mean by the arbitration, what is the concept of arbitration। अगर arbitration के concept की हम बात करें तो जरा सुनो, उसके अंदर क्या होगा कि दो पार्टी है, डिस्प्यूटिंग पार्टी, उन दोनों पार्टी की तरफ से एक एक बंदा अपॉइंट किया जाएगा, वो दोनों मिलकर डिसीजन सुनाएंगे, और वहां पे सिर्फ आप ही का डिसीजन होगा, स्पीडी भी हो सकता है, आप चाहो जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर तो भी हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आर्बिट्रेशन। क्या बोला जाता है, वो जो पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं जज, उन्हें बोला जाता है आर्बिट्रेटर। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, और जो डिसीजन होता है, जैसे कोर्ट का डिसीजन होता है, इसी तरीके का जो डिसीजन होता है उसे बोलते हैं अवार्ड। क्या बोलते हैं, आवाज नहीं आई, क्या बोलते रहे, आवाज नहीं आई, क्या बोलते हैं, अवार्ड। आर यू गॉट द पॉइंट। सो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे बात करेंगे, हम जिस चैप्टर का नाम ले रहे हैं उसका पूरा चैप्टर का नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। ठीक है, अब एक और बात सुनो, मैं वो सारी बातें बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली आपसे ये एग्जाम का क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव मेथड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेशन, सिंपल, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे मत देखो मुझे घूर घूर के, सच्ची में एग्जाम का क्वेश्चन है, सच्ची में ये बहुत सिंपल चीजें हैं, प्रोवाइडेड आप अच्छी तरीके से अगर समझो तो। अच्छा अब सुनो, अगली बात सुनो, मैं आपसे ये कह रही हूँ, एक तो बात हमें समझ में आई आर्बिट्रेशन की, लेकिन मैं दूसरी चर्चा आपके सामने करना चाहती हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ूंगी, उसके बाद में सारी की सारी चीजें पढ़ूंगी। आप मुझे बताना, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली से उड़ा दिया, मार दिया, मर्डर कर दिया, उसके बाद वो कह रहा है कोर्ट के चक्कर नहीं लगाऊंगा,
टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। जो करना है कोर्ट के बाहर कर लो, कोर्ट के बाहर कर लो। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इट मीन्स आर्बिट्रेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ बिजनेस डिस्प्यूट्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स। यस और नो? लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि यह कानून आया क्यों। किसने कहा आपके यहां पे, आपके देश में ऐसा कानून होना चाहिए? कौन कहता है आपके यहां पे ऐसे कानून होने चाहिए? आपने अगर सुना हो 1991 की कहानी सुनी हो अगर, तो 1991 की कहानी हमारे देश के अंदर आई थी एलपीजी। क्या आई थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीन बातें थी ना, कौन कौन सी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके मैम, सो ग्लोबलाइजेशन हमें क्या सिखाता है बच्चों? क्या सिखाते? चलो बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। वो कहता है ऑल ओवर वर्ल्ड इज वर्किंग एज अ सिंगल फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम। यस और नो? अच्छा ओके, अब सिंपल सी बात, हमने कहा मारुति सुजुकी, सुना है आपने नाम? मारुति इज एन इंडियन कंपनी, सुजुकी इज अ फॉरेन कंपनी। दोनों मिलके काम कर रही हैं, काम करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, तो दोनों साथ में मिलेंगी। अब उनका डिस्प्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। पक्का पक्का बताइए, हो सकता है? लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। तो अब जब लड़ाई होगी तो किधर जाना रहे? बताइए ना, किधर जाने का? कोर्ट जाने का। अब अगर वो कोर्ट जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा? इट मीन्स उनको किधर जाने का पड़ेगा? आर्बिट्रेशन। अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व कराना चाहते हो तो जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें पॉइंट डालना पड़ेगा, जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें पॉइंट डालना पड़ेगा। मैम अभी आप कह रही थी ये एक्ट क्यों आया, पहले तो उसका आंसर देती हूँ, फिर ये बताऊंगी एज ए सीएस आपको क्यों पढ़ाया जा रहा, उसका आंसर दूंगी स्टेप बाय स्टेप मजे से। एक्चुअली इंडिया में तो है ही है, लेकिन ये एक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करेगा। कैसे कैसे? इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि जब आप एक तरफ कहते हो एलपीजी तो इट मीन्स फॉरेन की कंपनी इंडिया में आएंगी, वो आके बिजनेस करेंगी, डिस्प्यूट इंडियन कंपनी के साथ होगा, तो रिजॉल्विंग मेथड भी होना चाहिए। तो इट मीन्स आर्बिट्रेशन हमारे यहाँ पे है, लेकिन पहले हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन था ही नहीं, हमारे यहाँ पे आर्बिट्रेशन था ही नहीं। ये देखो, मैं सच कह रही हूँ भगवान जी, सच बोल रही हूँ। ये देखो, ये ईयर कौन सा लिखा है? एलपीजी कब आई थी? मजबूरी बन गई। एक तरफ तुम कहते हो हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, पूरे विश्व के साथ चलेंगे, विश्व के साथ बिजनेस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपके यहाँ पे कानून है नहीं, जाना पड़ता है हमें कहां पे? कोर्ट में, और वहां पे क्या चलती हैं? सो बैकवर्ड हो गया ना बहुत ज्यादा, फॉरवर्ड जाने की जरूरत है। तो इंडिया को बोला ए इधर सुनो रे, क्या कानून बनाओ, इधर कानून बनाओ। कि कौन सा कानून बनाए? हम बताएंगे ना, मॉडल हम देंगे, चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करिए। यूनिसेट्रल मॉडल आया। कौन सा मॉडल आया? आपको ये बात समझ में आई होगी कि आर्बिट्रेशन आया क्यों, आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल लेवल पे काम क्यों करता है। अब अगली चीज सुनिए, ये सारी बातें तो मैं बता दूंगी, इसमें तो कुछ भी ना है, सिंपल है, बहुत आसान है। एक्चुअली क्या है कि एज ए सीएस, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आपको बहुत सारी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। सपोज करिए दो कंपनी आपस में जॉइंट वेंचर बनाना चाहती हैं, तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? और वो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर क्लॉजेस डाले जाते हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, जिससे पूरी की पूरी जॉइंट वेंचर चलता है। उसके अंदर एक क्लॉज रहता है कि इन फ्यूचर इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंपनीज देन सच कॉन्फ्लिक्ट इज टू बी रिजॉल्व्ड बाय द मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड देन सच पर्टिकुलर पॉइंट इज मेंशन इन द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। ओके, if there are two possibilities. Number one is कि just to mention in the JV agreement, or prepare a separate agreement as a arbitration agreement. Got the point? So as a company secretary, you aware about the Arbitration Act. What do you mean by the arbitration? Who is the arbitrator? Who is appointed arbitrator? What is the procedure to resolve the case through the arbitration? So आपको उससे क्या किया जा रहा है? अवेयर। बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये कोर्स। मतलब कंपनी सेक्रेटरी कोर्स मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें पता नहीं हम किसी, अगर मैं आज के डेट में किसी एडवोकेट के साथ, हालांकि मैं खुद भी एलएलबी किया हुआ है, अगर किसी एडवोकेट के साथ बैठे तो ऐसा लगता है हम वकील हैं, यस और नो। किसी एमबीए के साथ बैठे तो ऐसा लगता है हम प्लानर हैं, यस और नो। किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो बंदा काम कर रहा है उसके साथ तो हम बैठ ही सकते हैं, है ना। इट मीन्स अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हम बैठे
तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, ऐसी बात नहीं, कम मत समझना। हमें अकाउंट्स पता है, हमें कोस्टिंग पता है, हमें एफएम पता है, टैक्सेशन पता है, सीएमए के साथ बैठे तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी बातें जानते हैं। तो कुल मिला के हमारी तालमेल सबके साथ मिलती है, यस और नो। सो इसीलिए मुझे वंडरफुल कोर्स लगता है। बट मुझे बच्चों से जब कभी भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, और हालांकि मैंने आज तक जिंदगी में बात सोची नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, और जो आप सोच लेते हो, अगर आपने ये सोच लिया ना ये सीएस का कोर्स जो है ना बड़ा महाभारत है, ये ना होगा मुझसे, तो ना होगा। आपने सोच लिया ना इट्स अ वेरी सिंपल कोर्स, कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा। लेकिन सिंपल सोच के नहीं बस सोए जा रहे हो जाएगा, ऐसे नहीं, मेहनत करोगे तो। और मेहनत सब करते हैं। मैं आपको सच्चाई बता देती हूं कि पास और फेल होने वाले बच्चों में बस थोड़ा सा अंतर रहता है, चंद 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 कदमों का, चंद कदमों का अंतर रहता है, सिर्फ 10-10 नंबर का अंतर रहता है पास होने वालों में और फेल होने वाले में। लेकिन जो अगर आपने कभी भी ये सोच लिया ना कि मैंने जो एक कोर्स ज्वाइन किया है वो इसलिए किया है कि अगर हुआ तो बहुत बढ़िया और नहीं हुआ तो उससे भी ज्यादा बढ़िया, किया तो कोशिश तो करिए। आपको बच्चों अपने आप को सेफ जोन से निकालना होगा। जितने भी मेरे पक्के वाले स्टूडेंट हैं उनको एक बात सोच लेनी है, देखो जिंदगी बड़ी लंबी है और जिंदगी बड़ी छोटी है। मैंने क्या शब्द बोले, जिंदगी बड़ी लंबी है और जिंदगी बड़ी छोटी है। अगर मैं बड़ा बकवास पढ़ाऊं तो क्लास बड़ी लंबी है, और बड़ा बढ़िया पढ़ाऊं तो क्लास बड़ी छोटी है, यस और नो। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी पे अप्लाई करिए। अगर आप जीवन में सक्सेसफुल हो तो जिंदगी बड़ी छोटी है, और अनसक्सेसफुल हो तो जिंदगी बड़ी लंबी है। बोलते हैं ना किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, अरे अभी तो बड़ा लंबा जीवन है, यस और नो। जीवन चाहे छोटा हो, जीवन चाहे कम हो, लेकिन शानदार होना चाहिए। अब कई लोग सोचेंगे कि शानदार तो मैम भगवान की वजह से होता है, मैम किस्मत की वजह से होता है, मैम लक होता है, तकदीर होती है ना, ऐसे करके बोलते हैं। आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं पहले दिन सीएस ज्वाइन करने से पहले अपने इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन सबकी बात सुन लेती, तो आज मैं आपके सामने स्टैंड होकर टीचिंग नहीं कर रही होती, वो भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। एवरेज जिसे बोलते हैं ना, एवरेज समझ लो ना, कौन सा वाला, जो क्लास में सोचता मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, बस मैम क्वेश्चन ना पूछ ले, हाँ बिल्कुल, बस बैल हो जाए, होमवर्क किया ही नहीं, होमवर्क पता ही नहीं था होमवर्क होता क्या है, होमवर्क भी करना होता है, ओह करेंगे करेंगे करेंगे, कभी ना कभी करेंगे, ठीक है। इट मीन्स कोई पूछ ना ले, कोई पूछ ना ले, कोई क्वेश्चन ना पूछ ले। क्यों? क्योंकि पढ़ने का तो पता ही नहीं था, पढ़ते क्या, बस एक ही चीज पता थी कि ये पता है स्पोर्ट्स में कैसे कैसे क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें लड़के जितने भी हैं उनके साथ दौड़ लगानी है और उन लड़कों को पीछे छोड़ना है, बस एक ही टारगेट होता था। स्कूल 8:30 बजेगा तो 7:30 बजे पहुंचना है, और तू आ जाना सुबह, देख तुझसे आगे निकल के दिखाना है, बस यही पता था और कुछ पता ही नहीं था। इट मीन्स आप खुद समझिए, जब एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को ये सोच सकता है कि मुझे इस हिंदुस्तान में नंबर 1 ही रहना है, नंबर 1 ही बनना है, तो आप क्यों नहीं हो? आप सोच के तो देखिए। अगर दिमाग में एक बार नेगेटिव थॉट आ गया ना तो फिर वो पास होने नहीं देता। ऐसा नहीं है मैं फेल नहीं हुई, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं, अरे सीएस बनने के बाद बोलते हैं हम तो कभी फेल ही नहीं हुए, और झूठा है झूठा, सच्ची कह रही हूँ, सब होते हैं। ऐसे कोई बोले ना कि हम तो फेल ही नहीं हुए, फिर तो मतलब हम भूत हैं जो हम ही फेल होंगे, तुम फेल नहीं हुए। सब फेल होते हैं, सब पास होते हैं, लेकिन फाइनली हारा हुआ इंसान किसे बोलते हैं बताइए ना? हारा हुआ इंसान कौन होता है? जो हार गया। लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप हारे थोड़ी ना, आप तो जीत की ओर बढ़ रहे हो, जीत की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हो। और आप ये भी जानते हो कि अगर कोर्स इतना ही आसान हो, इतना ही सिंपल हो, तो फिर हर कोई ना कर ले, यूनिवर्सिटी की तरह भीड़ ना लग जाए। क्यों 1980 तक अभी तक 60,000 कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं हो पाए हैं, जिसमें से मैं गर्व के साथ कह सकती हूं मैं भी हूं, और आप भी हो सकते हो। लेकिन आप में और मेरे में सिर्फ 3 साल का अंतर है। जिस दिन आपके हाथ में कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री होगी, जिस दिन आपके नाम के सामने सीएस होगा, आप में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं होगा। या मेरे में मुझसे 20 साल पहले कोई कंपनी सेक्रेटरी बना है, कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ आर इन द सेम पोजीशन, यस और नो। अब आपका जन्म बाद में हुआ तो मेरे से थोड़ा कम, धीरे धीरे ही तो कमाओगे, ये थोड़ी ना आप एकदम ज्यादा पैसे कमा लोगे, वो तो टाइम लगता है, बट पोजीशन वाइज तो बोथ आर सेम। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट CS1 के जब मुझसे मिलने आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो भी वही है जो मैं हूं, कोई अंतर नहीं है, यस और नो। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एक बात समझी, मुझे ऐसा लगा हाँ LLB के बारे में, अरे तुम कितना पढ़ोगे यार, पहले CS तो पढ़ो, LLB अभी बात करेंगे LLB की। जरा सुनो ध्यान से, मैं रट के आई हूँ, जरा मुझे बोलना है भूल जाऊंगी, है सुन रहे ना? तो सुनो ध्यान से, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ।
एक्चुअली क्या है कि जो मैं अपनी जनरल अपना एक्सपीरियंस में बता देती हूँ, 10 साल मेरे टीचिंग प्रोफेशन में हो गए, उससे पहले मैंने 3-4 साल में कोर्स भी क्वालिफाई किया, 13-14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो जर्नी है ना, इसमें ज़्यादातर बच्चे पता है क्यों ज्वाइन करते हैं? वो इसलिए ज्वाइन करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी, और एक क्वेश्चन और होता है कि हमें नौकरी कितने की मिलेगी, होता है ना जनरली कि नौकरी कितने की मिलेगी। गलत क्वेश्चन है। आपको ये सोचना मुझे कमाना कितना है, क्या सोचना है, दैट्स इट। जैसे आप मन में सोच लोगे ना कि मुझे अगले साल 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, डेली सुबह उठ के ये सोचते मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, आपको खुद नहीं समझ में आएगा आपको कहाँ से रास्ता मिला, ऑटोमेटिकली आप उस रास्ते पे पहुंच जाओगे, बस प्रोवाइडेड चलना है। आपकी क्लास में 30 से 40 बच्चे होंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चे आज की डेट में खाली बीकॉम कर रहे होंगे, उसमें से कुछ बच्चे सीए कर रहे होंगे, कुछ सीएस कर रहे होंगे, ये और नो, आर यू गॉट द पॉइंट। लेकिन आप सीएस कर रहे हो, आप उस वाले क्राउड से निकल के आ चुके। इफ यू हैव वर्थ टू ज्वाइन सीएस, यू हैव वर्थ टू फिनिश सीएस। जो मुश्किल काम था वो आपने कर लिया, ठप्पा तो लगवा लिया, लग गया ना ठप्पा, सीएस कर रहे हो, पता भी चल गया सबको। अब तो इज्जत की बात है, अब तो इसे खत्म करके दम लेना है। जब एक पैर से आदमी माउंट एवरेस्ट जा सकता है, एक आम आदमी पहाड़ काट सकता है, आईएएस बन सकता है, चांद पे जा सकता है, तो आप तो बिल्कुल पूरे फिट फाइन बंदे हो यार। पढ़ना ही तो है, चीजों में इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, हर वो काम करना होगा जो आपको सक्सेस के लिए जरूरी है। गॉट द पॉइंट, चाहे वो कुछ भी हो। और आर यू गॉट द पॉइंट। अब मुझे बताइए क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन पढ़नी है, उसकी डिटेल पॉइंट्स हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी चीज कंसिलेशन, कंसिलेशन क्या होता है, कंसिलेशन किसे बोलते हैं, कंसिलेशन कहां पे काम करता है, कंसिलेशन कैसे काम करता है, वो भी समझने की जरूरत है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर कंसिलेशन की बात करें तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल इंडिया का नहीं दूंगी, मैं इसका एग्जाम्पल आपको अब्रॉड का दूंगी, फॉरेन कंट्री का दूंगी। टीचर हूं, सब जगह की नॉलेज रखती हूँ, इसी चीज के पैसे नहीं तो हम भी आप ही के जैसे हैं, ठीक है। सुनिए, कंसिलेशन का मीनिंग समझिए। आप जानते हो फॉरेन कंट्री में डाइवोर्स केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जानते होंगे ना, डाइवोर्स केसेस बहुत ही ज्यादा संख्या है। वहां पे एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, वो जितने भी डाइवोर्स के केसेस होते हैं उन्हें रिजॉल्व कर देती है। 99% जो डाइवोर्सेस होने जा रहे होते हैं उन्हें रोक देती है। वो संस्था क्या करती है जानना जरूरी है। वो संस्था करती क्या है, वो संस्था ये करती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जाते हैं, दोनों इरिटेटेड होते हैं, शक्ल नहीं देख सकते, गोली मार देंगे, है ना, उड़ा देंगे। इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे को देख के क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ओके, वो उनसे बोलते हैं कि आपको बस एक ही काम करना है, अगले आने वाले 3 महीने तक दोनों का एक होमवर्क है कि आपको दोनों एक दूसरे के अंदर पॉजिटिव पॉइंट सर्च करने हैं। क्या सर्च करने हैं, नेगेटिव नहीं सर्च करना, और वो नोट डाउन करने हैं रजिस्टर पे। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे करके पॉइंट्स क्या करने हैं, क्या करने हैं, ऐसे करके नोट करने हैं पॉइंट्स। ओके, अब जब वो पॉइंट नोट करेंगे, 3 महीने तक किसी आदमी के बारे में अच्छा अच्छा सोचो, शादी होने से पहले भी तो अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं ना, अच्छी अच्छी पॉइंट नोट कर लिए। अब जब 3 महीने किसी आदमी के अंदर अच्छाई 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 देखेंगे, तो उसकी नेगेटिव चीजें भूल जाएंगे, ऑटोमेटिकली शादी बच जाएगी। ये क्या था, दिस इज अ मेथड ऑफ कंसिलेशन। माइंड को एक साथ एक जगह लेके आना, दोनों के बीच की दूरियां खत्म करना, ये कंसिलेशन में होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं दिल्ली के अंदर, जैसे पार्किंग का डिस्प्यूट है ना, तो पार्किंग का डिस्प्यूट हो रहा है तो वो थाने में केस कर देते हैं, तो वहां पे बोलते हैं कि एक बार बिना केस करे ही देख लो अगर रिजॉल्व हो जाए। सुना आपने ये कि बिना केस करे ही आप देख लो अगर अपने पार्ट पे से रिजॉल्व कर सकते हो, आप अगर इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, है ना, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो क्या है, वो कौन सा मेथड है, वो कंसिलेशन मेथड है। कौन सा मेथड है, तो आर्बिट्रेशन तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसी के साथ कंसिलेशन एंड मीडिएशन भी हमें पढ़ना है। मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन और कंसिलेशन में क्या एक खास अंतर है। एक्चुअली आर्बिट्रेशन तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कोर्ट का है, ये बात समझ में आ रही है। कोर्ट में भी हार और जीत होती है, और आर्बिट्रेशन में भी एक बंदा हारता है और एक बंदा जीतता है, बस अंतर इतना है वहां कोर्ट ना जाके स्पेशल तरीके से आप अपनी प्रोसीडिंग्स चलवाते हो। कंसिलेशन के अंदर ना तो कोई हारता है और ना कोई जीतता है, एक मध्यस्थ मार्ग जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
बीच का रास्ता मध्यस्थ मार्ग फॉलो करते हैं, हिंदी में मध्यस्थ मार्ग बोलते हैं, वो फॉलो किया जाता है और उससे रिजॉल्व किया जाता है। सो अब हमें इस चैप्टर में मैम क्या पढ़ना है, फिर आप ये भी बता दो। जैसे आपने सारी बातें तो बताई दी, अब ये भी बता दो इस चैप्टर के अंदर क्या है। मैं बताती हूँ आपको। अब मैं एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगी, उसकी सारी नहीं पढ़ूंगी, आप बोर हो जाओगे। सुनो जरा ध्यान से। With a view to consolidate amend law relating to domestic arbitration, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक तो ये आ गई क्योंकि इसमें कंसिलेशन भी तो है ना, आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स टू प्रोवाइड अ लॉ रिलेटिंग टू कंसिलेशन रिलेटिंग टू मैटर न्यू कॉल्ड, क्या नाम रखा जरा, पूरा नाम क्या रख दिया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। अच्छा, हमने कहा ए तू किधर से आया रे लॉ, किधर से आया, इधर हिंदुस्तान में तुझे किसने भेजा, किसने भेजा रे बताना, यूनिसेट्रल। ओ चलो चलो, ए न्यू लॉ इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। समझ में आया स्ट्रक्चर किधर से उठाया, स्ट्रक्चर उठाया हमने यूनाइटेड नेशन से। ओके, इट मीन्स हमारा किस चीज का बिजनेस हुआ था, मैंने किसको फोन मिलाया, जल्दी बताओ फटाफट, मैंने किसको फोन मिलाया था, कहाँ मिलाया था, यूके। टन टन टन, उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे, तो हमारा कौन सा मैटर था, बिजनेस मैटर, तो हमने कोर्ट ना जाके हम कौन सा मेथड ऑप्ट कर सकते थे, तो इट मीन्स ये कौन से मैटर्स को डील करता है। ओके ठीक है मैम, समझ में आए। अब मैम आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, विद अ व्यू टू ओवरकम डिफिकल्टीज, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी, कौन कौन सी डिफिकल्टीज, बड़ी सारी डिफिकल्टी आ रही थी, तो उनको रिमूव करने के लिए जब भी हमें लगता है किसी कानून में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उनको रिजॉल्व करने के लिए संशोधन करते हैं। क्या करते हैं, संशोधन, और संशोधन होता है अमेंडमेंट से। तो इस एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट आया, और क्या अमेंडमेंट आया, वो सारे अमेंडेड चीजें, वो जिम्मेदारी मेरी है पढ़ाने की। उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा, आर्बिट्रेशन कंसलेशन अमेंडमेंट एक्ट फैसिलिटेट एनकरेज, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। एडीआर, तो एडीआर मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, क्या बोला मैंने, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब है सिस्टम, ऑल्टरनेटिव मतलब एक दूसरा तरीका, रिजॉल्विंग मतलब सॉल्व करने का, क्या, डिस्प्यूट। उसी के साथ साथ आर्बिट्रेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन अ मोर यूजर फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड इंप्रूव, क्या, इंप्रूव लीगल फ्रेमवर्क टू डिस्पोजल ऑफ केसेस। आगे देखिए, उसी के साथ साथ यहां पे आया आर्बिट्रेशन। सो आर्बिट्रेशन एक मेथड है, आर्बिट्रेशन क्या है, एक मेथड है। उसी के साथ आर्बिट्रेटर एक पर्सन है जो कि क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जब दो पार्टीज के बीच में डिफरेंस होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा, अवार्ड क्या, अवार्ड डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम, दिस इज टेकिंग इनटू अकाउंट अदर प्रोविजंस, कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं जैसे रिटन हो, स्टैम्प्ड हो। मतलब अब आगे जो चीजें हम पढ़ेंगे, हमें पूरी रूपरेखा चैप्टर की समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे अवार्ड क्या होता है, अवार्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, अवार्ड साइन कैसे होता है, अगर कोई आर्बिट्रेटर गंदा है मतलब बायस हो जाता है, उसको कैसे बाहर निकालना है, कैसे नए को लेके आना है, कैसे जल्दी सॉल्व करना है, क्या फीस देनी है, किस तरीके से फीस देनी है, मींस ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंटर करेक्टेड। गॉट द पॉइंट। चैप्टर का हमें रूट मैप समझ में आ जाता है, अगर चैप्टर का हमें रूट मैप समझ में आ जाता है, ऑटोमेटिक सारी चीजें हमें समझ में आने लगती हैं। अब मैं कुछ क्वेरीज ले लेती हूँ, जैसे बच्चे बहुत देर से बार बार बोल रहे हैं, मैम अगर कंसिलेशन बता दो ना प्लीज शॉर्ट में। अरे मैंने अभी कंसिलेशन पढ़ाया कहाँ है, चैप्टर में पूरा टॉपिक है कंसिलेशन, मैं इतना पढ़ाऊंगी आप पढ़ के परेशान हो जाओगे। कंसिलेशन इज अ मेथड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन अ एमिकेबल मैनर विदाउट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब एक दूसरे को बिठा के आमने सामने बात सुनी जाती है और उनको बीच का रास्ता लाया जाता है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, क्वेरी पूछता है, मैम फॉरेन आर्बिट्रेटर अवार्ड का क्या मीनिंग है। फॉरेन आर्बिट्रेटर अवार्ड का मीनिंग है, मारुति सुजुकी दोनों कंपनी हिंदुस्तान में थी और उनकी हो गई लड़ाई, उनकी हो गया झगड़ा, तो इस केस में अब जो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर के थ्रू होगा, तो वो डिसीजन देगा, उसे आर्बिट्रेटर अवार्ड बोलेंगे। कहीं किधर ही भी नहीं जाना, वो अपॉइंट किए जाते हैं, वो मैं बता दूंगी आपको अगली क्लास में। आज की डेट में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि आर्बिट्रेटर होते क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ओके बच्चों, गॉट द पॉइंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई जितना बताया, इसमें कोई डाउट हो, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट दिया, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बच्चों, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको दिया है।
चलिए।